नमस्कार सभी को, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। मैं हूं आपके साथ वसीम। तो दोस्तों, अपने बीएसटीसी पीटेट सीईटी से संबंधित राजस्थान का इतिहास जो है उसको पढ़ रहे थे और उसी को आगे कंटिन्यू रखते हुए आज की अपनी ये 5वीं क्लास है जिसमें हम मेवाड़ राज्य का इतिहास सबसे पहले पढ़ रहे थे। और लास्ट क्लास के अंदर हमने महाराणा मोकल को पढ़ा था। और मोकल जिनका जन्म जो है वो कब होता है, 1409 में होता है। पिता का नाम राणा लाखा था, माता का नाम हंसाबाई था, पत्नी का नाम सौभाग्यवती, पुत्र का नाम महाराणा कुंभा था। मोकल जो थे ये 12 वर्ष की अवस्था के अंदर राजा बन जाते हैं 1421 में। तो ये अल्प आयु के अंदर राजा बने थे। तो इनके समय में राज्य की बागडोर किसने संभाली थी? तो राज्य की बागडोर जो थी वो राजकुमार चुंडा को दी गई थी, यानी कि इनका संरक्षक किसको बनाया गया था? राजकुमार चुंडा को। और हंसाबाई राजकुमार चुंडा को हमेशा शक की निगाहों से देखती, जिसके कारण राजकुमार चुंडा जो थे वो नाराज होकर कहाँ चले जाते हैं? मालवा के होशंग शाह के पास में चले जाते हैं। जब राजकुमार चुंडा नाराज होकर मालवा के होशंग शाह के पास में चले गए थे तो पीछे से हंसाबाई ने अपने भाई रणमल को मोकल का क्या बना दिया था? संरक्षक बना दिया था। और मोकल अपने भाई रणमल को संरक्षक बनाया था। रणमल उच्च पदों पर राठौड़ों की नियुक्ति करना शुरू कर देते हैं, जिसके कारण मेवाड़ के सामंत मेवाड़ छोड़कर जाने लगते हैं। और हमने पढ़ा था कि महाराणा मोकल जो थे इन्होंने 1428 में रामपुरा के युद्ध में नागौर के फिरोज खां को हराया था। और साथ में हमने पढ़ा था कि 1433 के अंदर गुजरात अभियान के दौरान जिलवाड़ा नामक स्थान पर चाचा मेरा महपा पंवार ने मिलकर मोकल की हत्या कर दी थी। और मोकल जिनके शिल्पी थे मना, फना और विशल, और दरबारी जिनका नाम विष्णु भट्ट और योगेश्वर भट्ट था। मोकल जिनके द्वारा निर्माण कार्य करवाए गए थे, एक तो त्रिभुवन नारायण मंदिर का पुनः निर्माण करवा के शमिदेश्वर मंदिर नाम दिया था, साथ में एकलिंग नाथ के चारों तरफ प्रकोटा बनवाया था। मोकल के बाद में हमने पढ़ा था महाराणा कुंभा को। महाराणा कुंभा जिनका जन्म 1405, 17 और 23 अलग अलग सन देखने को मिलते हैं। पिता का नाम मोकल था और माता का नाम था सौभाग्य देवी या सौभाग्यवती। महाराणा कुंभा के पुत्र का नाम था उद्दा और रायमल, और बहन का नाम लाला मेवाड़ी, जिसका विवाह अचलदास खिंची के साथ में होता है, गागरोन के राजा के साथ में। महाराणा कुंभा की जानकारी के संबंध में हमने विजय स्तंभ की 9वीं मंजिल कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति से महाराणा कुंभा की जानकारी मिलती है। जयदेव के ग्रंथ गीत गोविंद पर महाराणा कुंभा ने रसिक प्रिया के नाम से टीका लिखी थी, उससे भी जानकारी मिलती है। और कुंभलगढ़ प्रशस्ति से भी जानकारी मिलती है, जिसके रचयिता महेश भट्ट थे। कवि श्यामल दास के द्वारा वीर विनोद पुस्तक लिखी गई, उससे भी महाराणा कुंभा की जानकारी मिलती है। महाराणा कुंभा की जानकारी एकलिंग महात्म्य ग्रंथ से मिलती है, जिसके रचयिता कान्हा व्यास थे। और एकलिंग महात्म्य जो है इसके 5 भाग थे और प्रथम भाग का नाम राजवर्णन जो महाराणा कुंभा के द्वारा लिखा गया था, इससे भी जानकारी मिलती है। कुंभा की 108 उपाधियां थी। अभिनव भट्टाचार्य, हिंदू सुरतान, तोडरमल, हाल गुरु, शैल गुरु, चाप गुरु, छाप गुरु, दान गुरु, परम गुरु, अश्वपति, नरपति, राय रायन, गजपति, राणो रासो, राणो राय, महाराणा, महाराजा, धीराज, नंद नंदीश्वर, नाटक राजकर्ता, वीणा वादक, प्रज्ञा पालक जैसी कितनी उपाधियां थी? 108 उपाधियां थी। उसके बाद में आगे देखिएगा, महाराणा कुंभा में अपना जो टॉपिक चल रहा था वो था महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा को हम पढ़ रहे थे और आगे महाराणा कुंभा के अंदर ध्यान रखना, महाराणा कुंभा जो है इन्होंने राजा बनने के बाद में सबसे पहले अपने पिता के हत्यारों से बदला लिया था। और महाराणा कुंभा के पिता के हत्यारे कौन थे? चाचा मेरा और महपा पंवार थे। महपा पंवार, महाराणा कुंभा के पिता के हत्यारे थे चाचा मेरा और महपा पंवार। और महाराणा कुंभा ने राजा बनते ही सबसे पहले अपने पिता के हत्यारों से बदला लेने के लिए इनके विरुद्ध क्या भेजी थी? सेना भेजी थी। और चाचा मेरा और महपा पंवार के विरुद्ध सेना के अंदर किस किस को भेजते हैं महाराणा कुंभा? तो इस सेना के अंदर एक तो गए थे रणमल, रणमल के साथ में रणमल के पुत्र गए थे जिनका नाम था जोधा, और एक इनके साथ में गए थे राघव सेन। और राघव सेन जो थे वो राजकुमार चुंडा के भाई थे। होता क्या है कि जब ये सेना चाचा मेरा और महपा पंवार को मारने जाती है तो रणमल और जोधा ने सोचा कि हमें राजकुमार चुंडा तो मिलने वाले हैं नहीं, इसलिए हमें बदला किससे लेना चाहिए? राघव सेन से। तो रणमल और जोधा ने मिलकर सबसे पहले रास्ते में किसको मार दिया था? राघव सेन को। और राघव सेन को मारकर ये आगे बढ़े और आगे जाकर सबसे पहले इन्होंने किसको मारा था? चाचा को, और फिर मारा मेरा को। लेकिन चाचा का एक पुत्र था जिसका नाम था एका,
और एक कौन बच गया, महप्पा पंवार बच गया। एका और महप्पा पंवार ये दोनों बच जाते हैं और ये दोनों कहाँ चले जाते हैं, ये दोनों चले जाते हैं मालवा। और मालवा के इस समय जो राजा थे जिनका नाम था महमूद खिलजी प्रथम। मालवा के इस समय जो राजा थे जिनका नाम था महमूद खिलजी प्रथम। इस महमूद खिलजी प्रथम की शरण में कौन कौन चले जाते हैं, एक तो महप्पा पंवार और एक एका जो थे ये महमूद खिलजी प्रथम की शरण में चले जाते हैं। जब एका और महप्पा पंवार महमूद खिलजी प्रथम की शरण में आते हैं तो महाराणा कुंभा ने महमूद खिलजी को इन्हें छोड़ने का आदेश दिया था, लेकिन महमूद खिलजी ने इन्हें वापस छोड़ने से इनकार कर दिया, जिसके कारण महाराणा कुंभा के समय में एक इतिहास प्रसिद्ध युद्ध हुआ था और उस युद्ध का नाम था सारंगपुर का युद्ध। महाराणा कुंभा के समय में एक युद्ध होता है और उस युद्ध का नाम था सारंगपुर का युद्ध। और सारंगपुर का युद्ध हुआ था 1437 में। इसमें एक तरफ तो कौन थे, महाराणा कुंभा थे, और दूसरी तरफ कौन हो जाएंगे, एक तरफ महाराणा कुंभा है और दूसरी तरफ जो है वो इसके अंदर कौन हो जाएगा, तो महाराणा कुंभा के साथ में युद्ध करने आए थे महमूद खिलजी प्रथम। महाराणा कुंभा थे एक साइड में और दूसरी साइड में कौन थे, महमूद खिलजी प्रथम। महमूद खिलजी प्रथम और महाराणा कुंभा के मध्य कौन सा युद्ध होता है, सारंगपुर का युद्ध होता है। और इस सारंगपुर के युद्ध में महाराणा कुंभा जो थे इनकी क्या हो जाती है, विजय हो जाती है। महाराणा कुंभा ने सारंगपुर के युद्ध में किसको परास्त कर दिया था, महमूद खिलजी प्रथम जो थे इनकी क्या हो जाती है, हार, और महाराणा कुंभा की इस युद्ध में क्या हुई थी, विजय हुई थी। महाराणा कुंभा सारंगपुर के युद्ध में जीत जाते हैं और सारंगपुर विजय के उपलक्ष्य में महाराणा कुंभा ने क्या बनाया था, विजय स्तंभ बनाया था। सारंगपुर विजय के उपलक्ष्य में महाराणा कुंभा ने विजय स्तंभ बनवाया था और ये विजय स्तंभ जो है वो कहाँ पर बना हुआ है, तो विजय स्तंभ बना है चित्तौड़ में। महाराणा कुंभा ने सारंगपुर विजय के उपलक्ष्य में क्या बनाया था, विजय स्तंभ बनाया था। और विजय स्तंभ कहाँ पर बना है, तो चित्तौड़ के अंदर विजय स्तंभ बना है, जिसका निर्माण महाराणा कुंभा ने कौन सी विजय के उपलक्ष्य में करवाया था, तो सारंगपुर विजय के उपलक्ष्य में महाराणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। और महाराणा कुंभा विजय स्तंभ का निर्माण कहाँ पर करवाते हैं, तो चित्तौड़ के अंदर महाराणा कुंभा के द्वारा विजय स्तंभ का निर्माण करवाया गया था। देखो विजय स्तंभ की अगर हम बात करें तो विजय स्तंभ आपका कहाँ पर है, विजय स्तंभ है चित्तौड़ में। विजय स्तंभ कहाँ पर बना है, चित्तौड़ के अंदर बना है। चित्तौड़ के अंदर विजय स्तंभ बना है और ये जो विजय स्तंभ है ये राजस्थान का तीसरा प्राचीनतम विजय स्तंभ है। राजस्थान का तीसरा प्राचीनतम विजय स्तंभ है। राजस्थान का तीसरा प्राचीनतम विजय स्तंभ कहाँ पर है, चित्तौड़ के अंदर है, जो किसने बनवाया था, महाराणा कुंभा ने बनवाया था। और राजस्थान का अगर सबसे प्राचीन विजय स्तंभ आपसे पूछा जाए कि राजस्थान का सबसे प्राचीन विजय स्तंभ कहाँ पर है, तो राजस्थान का सबसे प्राचीन जो विजय स्तंभ है ये हो जाएगा बयाना में। और बयाना कहाँ पर है, भरतपुर में। बयाना भरतपुर में है और इसका निर्माण जो है वो समुद्रगुप्त के द्वारा करवाया गया था। समुद्रगुप्त के द्वारा करवाया गया था, यानी कि गुप्त शासकों के द्वारा इस विजय स्तंभ का निर्माण करवाया गया था। सबसे पहला ये है और तीसरा जो है वो चित्तौड़ में है। तो दूसरा कहाँ पर है, तो दूसरा जो विजय स्तंभ है ये मंडोर में है। दूसरा जो विजय स्तंभ है ये कहाँ पर बना है, तो दूसरा विजय स्तंभ बना है साथियों मंडोर के अंदर। और मंडोर वाले विजय स्तंभ का निर्माण प्रतिहार राजा कुकुस्त के द्वारा करवाया गया था। तो महाराणा कुंभा जो थे इन्होंने 1437 के अंदर सारंगपुर के युद्ध में महमूद खिलजी प्रथम को परास्त किया था और महमूद खिलजी प्रथम को हराकर महाराणा कुंभा के द्वारा जो है वो विजय स्तंभ का निर्माण करवाया गया था। और विजय स्तंभ चित्तौड़ में है जो राजस्थान का तीसरा प्राचीनतम विजय स्तंभ है। दूसरा बयाना के अंदर है और पहला जो है वो दूसरा जो है अपना मंडोर में है और पहला कहाँ पर है, बयाना में है। तो अपने विजय स्तंभ की जो है संक्षिप्त वर्णन पढ़ते हैं अपने विजय स्तंभ के बारे में। तो इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे अपने विजय स्तंभ के बारे में विस्तृत अध्ययन करते हैं। आगे देखो विजय स्तंभ अपने पढ़ रहे हैं। विजय स्तंभ, और विजय स्तंभ कहाँ पर है, चित्तौड़ के अंदर है और राजस्थान का तीसरा विजय स्तंभ जो है ये है। और चौथा जो है वो जयपुर के अंदर है जो राजस्थान सरकार के द्वारा बनाया गया था। अपने इस विजय स्तंभ की अगर बात करें तो कुछ बेसिक बातें विजय स्तंभ के बारे में कि विजय स्तंभ जो है इसके अंदर मंजिल कितनी है।
तो विजय स्तंभ की मंजिलों की संख्या है 9 और इसमें ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई है साहब 122 फीट। ऊंचाई 122 फीट है और इसकी चौड़ाई कितनी है? चौड़ाई है 30 फीट। चौड़ाई कितने फीट है? 30 फीट है। और इसमें सीढ़ियाँ कितनी हैं? तो इसमें सीढ़ियाँ हैं 157, 157 इसके अंदर क्या है? सीढ़ियाँ हैं। इसको बनाने में खर्चा कितने का लगा था? तो खर्चा लगा था 90 लाख का। खर्चा कितने का लगा है? 90 लाख का खर्चा लगा है। और किसको समर्पित है? भगवान विष्णु को, जिसके कारण विजय स्तंभ को कौन सा ध्वज कहा जाता है? विष्णु ध्वज इसको कहा जाता है। भगवान विष्णु को समर्पित होने के कारण विजय स्तंभ को कौन सा ध्वज कहा जाता है? विष्णु ध्वज के नाम से जाना जाता है। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी। मंजिल इसमें 9 है, ऊंचाई 122 फीट है, चौड़ाई 30 फीट है, सीढ़ियाँ 157 है, खर्चा 90 लाख का लगा है। भगवान विष्णु को समर्पित होने के कारण इसको विष्णु ध्वज कहा जाता है। मैंने कहा कि विजय स्तंभ के अंदर जो है वो कुल मंजिलों की संख्या 9 है। कितनी मंजिल है विजय स्तंभ के अंदर? तो विजय स्तंभ में साहब 9 मंजिल है। और जो विजय स्तंभ में 9 मंजिल है, इन 9 में से जो तीसरी मंजिल है, इस तीसरी मंजिल पर 9 बार कौन सा शब्द लिखा है? 9 बार अल्लाह है शब्द लिखा है। अल्लाह है शब्द लिखा है। कौन सी मंजिल पर? तीसरी मंजिल पर। विजय स्तंभ की तीसरी मंजिल पर 9 बार कौन सा शब्द लिखा है? अल्लाह है शब्द लिखा है। और इसकी जो 5वीं मंजिल है, इस 5वीं मंजिल के ऊपर जो है वो विजय स्तंभ के शिल्पी जिनका नाम था जेता, इस जेता का नाम जो विजय स्तंभ की कौन सी मंजिल पर लिखा है? 5वीं मंजिल पर लिखा है। इसके अलावा 6ठी, 7वीं, 8वीं मंजिल पर किसी भी प्रकार के मूर्ति और चित्र नहीं है। मूर्ति और चित्र नहीं है। बाकी जो विजय स्तंभ था ये मूर्ति कला का विश्वकोश और चित्रकला का क्या कहलाता है? तो मूर्ति कला का तो कहलाता है विश्वकोश, चित्रकला का अजायब घर इसको कहा जाता है। और विजय स्तंभ की जो सबसे ऊपरी मंजिल है 9वीं मंजिल, इस 9वीं मंजिल का नाम क्या आता है? तो 9वीं मंजिल का नाम आता है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। 9वीं मंजिल को क्या कहते हैं? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति कहते हैं। और ये जो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है ये एक लेख है। क्या है? लेख है। और कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति ये एक लेख है जो किसके द्वारा 1460 के अंदर लिखा गया था? अत्रि और उसके पुत्र महेश भट्ट के द्वारा। अत्रि और उसके पुत्र जिसका नाम था महेश भट्ट, इनके द्वारा जो है वो 1460 के अंदर कौन सी प्रशस्ति लिखी गई थी? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति जो है वो लिखी गई थी। इस कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के अंदर जो है वो प्रारंभ से लेकर महाराणा कुंभा तक का 1460 ईस्वी तक का इतिहास जो है वो देखने को मिलता है। इसके अलावा जो विजय स्तंभ है, इस विजय स्तंभ के अगर ज़्यादा बात करें तो इसका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। और इसका निर्माण जो है वो कब से कब तक चला था? 1440 से लेकर 1448 ईस्वी तक विजय स्तंभ का निर्माण चलता है। और इसके जो शिल्पी थे जिनका नाम था जेता और उसके 3 पुत्र थे। जेता के कितने पुत्र थे? जेता के 3 पुत्र थे। और जेता का एक पुत्र नापा था, एक पुत्र था पोमा और एक पुत्र का नाम था पुंजा। कि जेता, नापा, पोमा और पुंजा थे। शिल्पी कौन थे? जेता, नापा, पोमा और पुंजा थे। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति जो 1460 के अंदर लिखी गई, इसका निर्माण 1440 से 1448 तक करवाया गया था। और इसके शिल्पी जो है वो थे जेता और जेता के 3 पुत्र नापा, पोमा और पुंजा थे। विजय स्तंभ जिसके ऊपर एक बार क्या गिर गई थी? बिजली गिर गई थी। और जब विजय स्तंभ के ऊपर बिजली गिरती है तो बिजली गिरने के कारण ये ध्वस्त हो गया था। और ध्वस्त होने के बाद में इसका पुनः निर्माण जो है वो मेवाड़ के महाराणा जिनका नाम था स्वरूप सिंह हैं, इनके द्वारा इसका पुनः निर्माण करवाया जाता है। और जो स्वरूप सिंह थे, इस स्वरूप सिंह को हम 1857 की क्रांति के समय जो राजा पढ़ते हैं जिसका नाम क्या था? स्वरूप सिंह था। साथ में विजय स्तंभ को मूर्ति कला का विश्वकोश कहते हैं। मूर्ति कला का इसको क्या कहा जाता है? तो मूर्ति कला का इसको विश्वकोश कहते हैं, क्योंकि विजय स्तंभ के अंदर अनेक देवी देवताओं की क्या है? मूर्तियां हैं, तो इसे मूर्ति कला का विश्वकोश। और चित्रकला का क्या कहते हैं? चित्रकला का अजायब घर कहते हैं। अनेक देवी देवताओं के चित्र है तो चित्रकला का इसको क्या कहते हैं? अजायब घर कहते हैं। मूर्ति कला का विश्वकोश, चित्रकला का अजायब घर किसको कहते हैं? विजय स्तंभ को कहते हैं। विजय स्तंभ के ऊपर 15 अगस्त 1949 की बात थी। और 15 अगस्त 1949 को कितने रुपए का डाक टिकट जारी होता है? तो 1 रुपये का
डाक टिकट जो था वो किसके ऊपर जारी होता है, तो 1 रुपये का डाक टिकट जो था वो विजय स्तंभ के ऊपर जारी हुआ था। और ये 1 रुपये का डाक टिकट अपने राजस्थान का प्रथम डाक टिकट था। प्रथम जो डाक टिकट है वो किसके ऊपर जारी होता है, तो प्रथम जो डाक टिकट है वो साहब आपके विजय स्तंभ के ऊपर जारी हुआ था। 15 अगस्त 1949 को ये प्रथम डाक टिकट जो है वो जारी होता है। विजय स्तंभ जो है इसके बारे में कर्नल जेम्स टोड ने क्या कहा था, तो कर्नल जेम्स टोड जो थे, टोड ने इसको कुतुब मीनार से बेहतरीन बताया था। कुतुब मीनार से बेहतरीन बताया था। भारत में ईंटों से बनी सबसे बड़ी मीनार कुतुब मीनार है, और कुतुब मीनार से भी बेहतरीन किसको बताया था, तो कुतुब मीनार से बेहतरीन जो था वो किसको बताया था, विजय स्तंभ को बताया था। और एक इतिहासकार जिनका नाम आता है फर्ग्यूसन, और फर्ग्यूसन ने इसकी तुलना किससे की थी, रोम के टार्जन टावर से की थी। रोम के जो टार्जन टावर है, इस टार्जन टावर से तुलना किसकी की थी, तो रोम के टार्जन टावर से तुलना जो है वो फर्ग्यूसन ने विजय स्तंभ की थी, जिसका निर्माण महाराणा कुंभा ने 1440 से लेकर 1448 के मध्य सारंगपुर विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। कि महाराणा कुंभा ने 1437 में हुए सारंगपुर के युद्ध में महमूद खिलजी प्रथम को परास्त कर दिया था, और महमूद खिलजी प्रथम को परास्त करके जो है वो अपने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था, जिसके अंदर मंजिल है 9। इसकी ऊंचाई 122 फीट है, चौड़ाई 30 फीट है, सीढ़ियाँ 157 है, खर्चा 90 लाख का लगा था। भगवान विष्णु को समर्पित होने के कारण इसको विष्णु ध्वज के नाम से जाना जाता है। इसमें 9 मंजिल है, और तीसरी मंजिल पर 9 बार अल्लाह शब्द लिखा है। 5वीं मंजिल पर जेता का नाम लिखा है। 8वीं मंजिल पर किसी भी प्रकार के मूर्ति चित्र नहीं है, और 9वीं मंजिल का नाम कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति जो 1460 के अंदर अत्रि और महेश भट्ट के द्वारा लिखी गई थी। विजय स्तंभ पर एक बार बिजली गिरी थी। इसका पुनर्निर्माण स्वरूप सिंह के द्वारा करवाया गया था। 15 अगस्त 1949 को इसके ऊपर 1 रुपये का डाक टिकट जारी होता है, जो राजस्थान का प्रथम क्या था, डाक टिकट था। इसे मूर्ति कला का विश्वकोश और चित्रकला का क्या कहते हैं, अजायबघर कहते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। उसके बाद में हम आगे की बात जो है वो विजय स्तंभ के इस महाराणा कुंभा में आगे की बात जो है वो करते हैं। तो मिटा देता हूँ मैं इसको। और महाराणा कुंभा ने राजा बनने के बाद में सबसे पहले अपने पिता के हत्यारों से बदला लेना था, और महाराणा कुंभा अपने पिता के हत्यारे जेता और अपने पिता के जो हत्यारे थे जिनसे क्या ले लिया था, बदला ले लिया था। और इनके पिता के हत्यारे कौन थे, इनके पिता के हत्यारे जो है वो इन्हीं के भाई थे। महाराणा कुंभा जो है यानी कि जो राणा लाखा थे, लाखा के पिता का नाम था क्षेत्र सिंह, और क्षेत्र सिंह की पत्नी जिसका नाम था खातिन, दासी का नाम था खातिन, और उस खातिन के पुत्र थे चाचा मेरा, और उसने महाराणा कुंभा के पिता मोकल की क्या कर दी थी, हत्या कर दी थी। तो ये बदला तो महाराणा कुंभा ने ले लिया है। उसके बाद में आगे देखिएगा महाराणा कुंभा। इसके बाद में महाराणा कुंभा जो है इसने सारंगपुर के युद्ध में 1437 को महमूद खिलजी प्रथम को परास्त कर दिया था, और महमूद खिलजी प्रथम इस सारंगपुर हार का बदला लेने के लिए दोबारा आते हैं। और दोबारा कब आए थे, 1443 में। और 1443 में महमूद खिलजी पुणे आते हैं। महमूद खिलजी कौन से थे, प्रथम थे। और महमूद खिलजी प्रथम पुणे क्या करते हैं, आक्रमण करते हैं। किस हार का बदला लेने के लिए, सारंगपुर हार का बदला लेने के लिए पुणे इन्होंने आक्रमण कर दिया। जब महमूद खिलजी प्रथम ने पुणे आक्रमण किया 1443 के अंदर, तब इस महमूद खिलजी ने जो कुंभलगढ़ दुर्ग था, इस कुंभलगढ़ दुर्ग के ऊपर आक्रमण किया था। और यहाँ पर एक मूर्ति थी जिसका नाम था बाण माता, और बाण माता की मूर्ति जो थी, इस मूर्ति को तोड़ दिया था। और इस मूर्ति को तोड़कर जो पत्थर था वो कसाईयों को मांस तोलने के लिए दिया था। पत्थर किसको दिया था, पत्थर दिया था कसाईयों को। और कसाईयों को किस काम में लेने के लिए दिया था, मांस तोलने के लिए। कौन सा पत्थर दिया था, तो बाण माता की मूर्ति का पत्थर दिया था। कहने का मतलब है कि इस बार महमूद खिलजी प्रथम जो थे ये धर्म को भ्रष्ट करने का प्रयास कर रहे थे। उसके बाद में महमूद खिलजी 1446 में पुनः आते हैं, और 1446 में महमूद ने कहाँ पर आक्रमण किया था, तो 1446 में महमूद ने मांडलगढ़ पर आक्रमण किया था। मांडलगढ़ जो भीलवाड़ा में पड़ता है। और इस बार जब इन्होंने मांडलगढ़ पर अटैक किया था तो महाराणा कुंभा ने महमूद खिलजी को धन राशि देकर वापस भेजा था। धन राशि देकर इसको क्या कर दिया था, यहां से वापस भेज दिया था। कहते हैं कि महमूद खिलजी प्रथम जो था इसने कुल मिलाकर मेवाड़ पर सर्वाधिक
5 से 6 बार आक्रमण किया था। मेवाड़ के ऊपर 5 से 6 बार क्या किया था? आक्रमण किया था। किसके द्वारा मेवाड़ के ऊपर सर्वाधिक आक्रमण किया गया है? तो मेवाड़ पर सर्वाधिक आक्रमण महमूद खिलजी प्रथम ने किया था। कितनी बार किया था? 5 से 6 बार किया था। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि मुगल सेनापति के रूप में सर्वाधिक आक्रमण जो है वो किसके द्वारा किए गए थे? शाहबाज खां के द्वारा सर्वाधिक आक्रमण किए गए थे। इसके बाद में मोटा मोटी ये थी कि महाराणा कुंभा ने अपने पिता के हत्यारों से बदला ले लिया। अब महाराणा कुंभा जो है उनको वास्तव में पता चलता है कि मेरे पिता के असली हत्यारे कौन थे? रणमल राठौड़ थे। बात थी साहब 1438 की, और 1438 में हंसाबाई के साथ डाबरिया प्रथा के तहत एक दासी आई थी, और दासी जिसका नाम था बारमली। इस बारमली की सहायता से किसकी हत्या करवाई थी? बारमली की सहायता से चित्तौड़ दुर्ग में रणमल की हत्या करवाई थी। चित्तौड़ में किसकी हत्या करवाई थी? रणमल की हत्या करवाई थी। चित्तौड़ में रणमल की हत्या करवाई। महाराणा कुंभा ने 1438 में चित्तौड़ के दुर्ग में हंसाबाई के साथ डाबरिया प्रथा के तहत आई दासी बारमली की सहायता से रणमल की चित्तौड़ में क्या करवा दी थी? हत्या करवा दी थी। बताया जाता है कि जो बारमली थी ये रणमल की प्रेमिका हुआ करती थी, और ये हंसाबाई के साथ डाबरिया प्रथा के तहत आई एक दासी थी। कहते हैं कि एक दिन रणमल शराब के नशे में लीन था और अपनी प्रेमिका बारमली से बात करता हुआ बारमली को रणमल कहता है कि बारमली, तुम्हें पता है कि मैंने मोकल को मारा था, और अब मैं मौका मिलते ही कुंभा को मारना चाहता हूँ, और कुंभा को मारकर मैं मेवाड़ पर क्या कर लूंगा? अधिकार कर लूंगा। बारमली रणमल को समझाए कि डाकी, क्या बिगाड़ा है बेचारों ने तेरा? क्यों तू इनके पीछे पड़ा है? पहले तू कह रहा है कि मोकल को मारा, अब तू कह रहा है कि कुंभा को मारो। जब बारमली रणमल को समझाने का प्रयास करे तो रणमल बारमली को कहे कि दासी है, दासी बन के रह, ज्यादा पत्नी बनने की कोशिश मत कर, मुझे पता है कि मुझे क्या करना चाहिए। उस दिन कहते हैं कि बारमली हंसाबाई के पास जाती है, और बारमली जाकर हंसाबाई को कहती है कि हंसाबाई, मुझे आपसे एक बात करनी है। हंसाबाई ने कहा, बताओ क्या बात है? तो बारमली कहती है कि आपके पुत्र मोकल की हत्या जो है वो चाचा मेरा ने नहीं की थी, वास्तव में वो हत्या जो है वो रणमल ने करवाई थी। हंसाबाई ने जैसे ही अपने भाई का नाम सुना तो हंसाबाई के पैरों तले से जमीन निकल गई कि मेरा भाई मेरे पुत्र को क्यों मरवाएगा, और अगर मरवाया तो तुझे कैसे पता? बारमली कहती कि मुझे आपके भाई ने बताया। बोले कैसे? तेरे को कैसे बताया? भी मुझे क्यों नहीं बताया? बोला मुझे ना आपके भाई से प्यार है, आपका भाई मुझे मोए मोए करता है, इसलिए उसने मेरे को बताया। तो हंसाबाई को लगा कि कर तो सकता है ऐसा काम, आदमी है तो ये माड़ा ही, क्या किया जाए? तो कहते हैं कि हंसाबाई के दिमाग में और तो कोई आया नहीं। हंसाबाई को लगा कि इस डाकी को अगर कोई रास्ते से हटा सकता है तो वो एक ही बंदा है, वो राजकुमार चुंडा है, जो कभी नाराज होकर मालवा के होशंग शाही के पास में चले गए थे। हंसाबाई ने पत्र लिखा राजकुमार चुंडा को कि चुंडा जी के ऐसी भी क्या नाराजगी है, लड़ाई झगड़े किसके घर में नहीं होते, तुम ऐसे करो वापस आ जाओ। अब बेचारा राजकुमार चुंडा भी उधर तंग आ रखा था। राजकुमार चुंडा कहता है टेंशन नहीं मत लो, कल की ट्रेन से वापस आया, आप तो ये बताओ योजना क्या है। और जैसे रणमल ये राजकुमार चुंडा वापस आते हैं तो राजकुमार चुंडा को कहा कि भाई इस प्रकार से मोकल की हत्या जो है वो किसके द्वारा की गई है? रणमल के द्वारा की गई है। जब राजकुमार चुंडा ने रणमल का नाम सुना तो एक समय के लिए राजकुमार चुंडा भी पांव पीछे रखने लगता है, क्योंकि राजकुमार चुंडा भी जानता था कि ये आदमी कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है। कौन? रणमल। क्यों? रणमल के लिए कहा जाता था कि रणमल 6.5-7 फुट लंबा आदमी था, और जब वो चारपाई के ऊपर लेटता तो इतने पांव बाहर रहते थे उसके। तो कहते हैं कि राजकुमार चुंडा ने कहा चलो कोई बात नहीं, कोई ना कोई तो योजना बनाएंगे। और राजकुमार चुंडा महाराणा कुंभा को बताते हैं कि भाई बात यह है कि तुम्हारे बाप की हत्या जो है वो रणमल के द्वारा की गई। तो कुंभा ने कहा भी रणमल ने अगर हत्या की तो रणमल को हटाएं कैसे, रणमल को मारें कैसे, कोई योजना? बोले हर आदमी की एक कमजोरी होती है, इसकी कमजोरी का पता लगाओ। तो पता चला कि इसकी कमजोरी बारमली है। तब बागा बागा महाराणा कुंभा बारमली के पास जाते हैं, और महाराणा कुंभा जाकर बारमली को कहते हैं कि बारमली तुमने ऐसा क्या देखा इसके अंदर? अरे तुम्हें यही मिला क्या? दुनिया में और आदमी मर गए थे क्या जो तुमने इतने लंबे चौड़े आदमी से तुम्हें प्यार हो गया?
ये थे दोनों कन्ने खड़े सुना को लागो, ये लगा 12:05 हो रही है जाने, और तू इससे प्यार करती है। बारमली कहते प्यार अंधा होता है, कभी भी कहीं पर भी किसी के साथ भी हो सकता है, इसमें मेरा क्या दोष है। महाराणा कुंभा बारमली को कहे कि तुम्हें तो कोई भी मिल जाएगा। बारमली कहती है कहना क्या चाहते हो, तनिक हमें भी बताओ, बात क्या है। महाराणा कुंभा ने बताया कि रणमल ने कुंभा अपने मेरे पिता मोक्कल की हत्या की है, और मैं चाहता हूं कि तुम हमारी सहायता करो इसको मारने के लिए। बारमली कहती है कि वैसे तो भाई मैं इससे बड़ा प्रेम करती हूं, लेकिन फिर भी आप इतना जिद करते हो तो दिल पर पत्थर रख के इसके साथ में क्या कर लूंगा, ब्रेकअप कर लूंगा। और मारने को तैयार हो गई थी कौन, बारमली। बारमली ने रणमल को पत्र लिखा कि रणमल जी, चित्तौड़ के दुर्ग में मैं आपका इंतजार कर रही हूं, आप जल्दी से आइए। और रणमल कहता है कि तुमने बुलाया और मैं चलाया। रणमल भागा भागा बारमली से मिलने चित्तौड़ के दुर्ग में जाता है। और उस दिन कहते हैं कि बारमली जानती थी कि थोड़ी मोटी शराब से तो इस बंदे को कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, इसलिए बाल्टी के अंदर ही रिता रखी थी और लोटो ले खड़ी शेरनी कि आज मैं तुम्हें अपने हाथों से पिलाऊंगा, जी भर के पी लो। और रणमल बारमली पैंक बनाए, रणमल खींचे, बारमली पैंक बनाए, रणमल खींचे, ऐसे करते करते 2-4 बोतल तो रणमल पी गया होगा। और अंत पंत शराब अपना नशा जो जरूर दिखाएगी, असर जरूर दिखाएगी। और शराब का असर हुआ तो रणमल चारपाई के ऊपर लेट जाता है। और कहते हैं कि जिस चारपाई के ऊपर लेटा था उससे पांव बाहर पड़े थे, और उसने अपने सर पे राठौड़ी पगड़ी बांध रखी थी, और उस राठौड़ी पगड़ी को खोलकर रणमल के हाथ और पांव जो थे वो उस पगड़ी से बांध दिए जाते हैं। और फिर कोई सैनिक आकर उसकी छाती पर चाकू से वार करते हैं, और तभी कहते हैं कि रणमल को होश आ जाता है। और जब रणमल को होश आया तो कहते हैं कि सने मांचे खड़े हो गए सिर, और जैसे ही उठा तो उसकी छाती पर जो बंदा बैठा था वो दीवार की बिड़ा बिड़ते मर गया था। और कहते हैं कि ऐसे 7 सावंतों की मेवाड़ के अंदर चित्तौड़ में रणमल ने हत्या कर दी थी, और अंत पंत मरना रणमल को भी पड़ा। और जैसे रणमल यहाँ पर तड़प तड़प के बिलक बिलक के मर रहा था, रणमल का पुत्र, रणमल के उस पुत्र का नाम था जोधा। और जोधा को लगा कि पापा नई वाली मम्मी से मिलने गए थे, काफी टाइम हो गया, आए नहीं, संभाल के आता हूँ। और जोधा संभालने के लिए चित्तौड़ के दुर्ग में जाते हैं। और कहते हैं कि जब जोधा संभालने चित्तौड़ के दुर्ग में जाते हैं तब एक नगाड़ची था, और उस नगाड़ची ने जोधा को आवाज लगाई कि जोधा भाग सके तो भाग तेरा रणमल मारा जाए, कि जोधा भाग सके तो भाग तेरा रणमल मारा जाए। और जैसे जोधा ने सुना तो जोधा चंपल लेता है हाथ में, बाण मकर सीधो ही हो गया। मतलब माड़े काम का माड़ा नतीजा, नई बीननी पापा चाहिए, मन कौन चाहिए। और जोधा यहाँ से भागकर जो है वो मंडोर की तरफ जाते हैं, जो इनकी क्या थी, राजधानी थी। लेकिन मंडोर के ऊपर महाराणा कुंभा ने राजकुमार चुंडा के नेतृत्व में पहले से क्या कर लिया, अधिकार, जिसके कारण जोधा मंडोर से भागकर जो है वो कहाँ जाते हैं, काहुनी गांव में। और काहुनी गांव जो है वो जंगल प्रदेश बीकानेर में पड़ता है। 1438 में राव जोधा काहुनी गांव जंगल प्रदेश बीकानेर चले जाते हैं, और कहते हैं कि 15 साल तक इसी गांव के अंदर जोधा निर्वासित जीवन व्यतीत करते हैं। ताज्जुब की बात यह है कि 38 में जब रणमल मरे तो जोधा मारवाड़ का आगे का राजा था, राजा कहाँ भटक रहा है, काहुनी गांव में। तो क्या बंदा वापस मंडोर को जीतने का प्रयास नहीं करेगा? ऑफकोर्स करेगा, लेकिन जीतने नहीं दे रहे कौन, महाराणा कुंभा और राजकुमार चुंडा। 1453 के अंदर कहा जाता है कि रणमल का पुत्र जोधा जो था वो मंडोर को जीतने के लिए जो वो मंडोर पर आक्रमण करते हैं, और उस दौरान युद्ध में बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। और रेगिस्तान के दौरों में पानी 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 बिलक रहे थे, जहां पर न बंदा न बंदे की जात वाला सिस्टम था। और जोधा घोड़े के ऊपर था और बुरी तरह से घायल था। और कहते हैं कि दूर जोधा को एक झोंपड़ी दिखाई देती है, और जोधा उस झोंपड़ी तक पहुंचता है, उससे पहले ही बेहोश हो जाता है और घोड़े के ऊपर लेट जाता है। घोड़ा समझदार था, वो उस झोंपड़ी तक जोधा को लेकर जाता है। उस झोंपड़ी से कोई बूढ़ी महिला निकली, उसने जोधा को घोड़े से नीचे उतारा। उसने सोचा बेचारा कोई सैनिक था और युद्ध में घायल हो गया। जैसे उसने नीचे उतारा, पानी को छंटो छुंटो देगी कि चेतो करवाए, और पूछा कि तुम कौन हो। जोधा ने उस महिला को यह नहीं बताया कि मैं मारवाड़ का राजा राव जोधा हूं। उसने कहा मैं एक सैनिक हूं, युद्ध में गया था और युद्ध में घायल हो गया, और पानी के लिए आपके पास आए। उस महिला ने पानी पिलाया, और उस महिला ने जोधा को कहा कि खाना खाओगे क्या। जोधा बेचारा काफी दिन हो गए थे, 15 साल से ढंग से खाना नहीं खाया था। जोधा कहता है खाना तो खा। तब उस महिला ने जोधा के लिए खींचड़ा बनाया था,
और उस खींचड़े के अंदर ऊपर उसके घी डाला। अब घी कोई चमचियों से थोड़ी डालते थे, उस टाइम लोटा का लोटा ही डाल देता। और जैसे ही जोधा ने वो घी और खींचड़ा देखा तो जोधा के मन में लालच आ गया कि काफी दिनों से ऐसा इतना अच्छा खाना मिला है। और जोधा ने उस घी में झपट्टा मारा, और जैसे ही जोधा उस घी में झपट्टा मारता है तो हाथ जल जाता है। और जैसे ही जोधा का हाथ जला तो उस महिला ने कहा कि बेटा तुमने तो वही गलती की है जो मारवाड़ का राव जोधा कर रहा है। उसने कहा कैसे? जोधा के कान सिकर हो गए, मैंने कौन सी गलती की, मारवाड़ का राव जोधा कौन सी गलती कर? मतलब जिस प्रकार से तुमने सीधा घी में हाथ मारा तुम्हारा हाथ जल गया, उसी प्रकार से जोधा सीधा मंडोर पर अटैक करता और हर बार हार जाता है। अगर तुम साइडों से खाते तो ये घी ठंडा हो जाता और ये घी तुम्हारा ही था, कोई और किसी और का नहीं था। अगर जोधा साइडों के गांव को जीतता तो एक दिन मंडोर को जीत सकता था। तब जोधा के दिमाग में ये गलती कहाँ हो रही, और जोधा ने यहाँ से दो बातें सीखी थी। एक तो मंडोर को कैसे जीतना है, और दूसरा खींचड़ा कैसे खाया जाता है। और जोधा यहाँ से निकलता है मंडोर की तरफ, और कहते हैं कि रास्ते में हड़बुजी सांखला मिलते हैं, और हड़बुजी सांखला राव जोधा को अपनी कटार देते हैं। और आगे मेहाजी मांगलिया मिल गए थे जिन्होंने सीजे हुए मूंग दिए थे। और हड़बुजी सांखला और मेहाजी मांगलिया की सहायता से 1453 के अंदर जो है वो जोधा मंडोर के ऊपर क्या कर लेते हैं, अधिकार कर लेते हैं। तो 1453 में जोधा ने किसके ऊपर अधिकार किया था? तो जोधा ने मंडोर पर अधिकार किया था। जोधा मंडोर के ऊपर क्या कर लेते हैं, अधिकार कर लेते हैं। और जब जोधा का मंडोर पर अधिकार हुआ तो जोधा ने हंसाबाई को एक पत्र लिखा कि देखो बुआ, बात यह है कि मैंने मंडोर पर अधिकार कर लिया है, अब मैं और कुंभा लड़ेंगे, इससे अच्छा है कि आप हम दोनों में क्या करवा दीजिए, अलायंस करवा दीजिए, संधि करवा दीजिए। तब हंसाबाई ने एक संधि करवाई थी और उस संधि का नाम था आवल बावल की संधि। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो, तब तक मैं पानी पी लेता हूं, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले। आगे देखो, आगे एक संधि होगी और उस संधि का नाम है आवल बावल की संधि। और आवल बावल की संधि 1453 में होती है। अगर आपने कहीं पर 38 पढ़ा है तो वो गलत है। आवल बावल की संधि 1453। आवल बावल की संधि, और ये होती है साहब 1453। देखो आवल बावल की संधि जो है ये किस किस के मध्य हो रही है? तो इसमें एक तरफ तो है राव जोधा, इसमें एक तरफ तो कौन है, राव जोधा है, और दूसरी तरफ कौन है, महाराणा कुंभा है। ये संधि करवा कौन रही है? हंसाबाई करवा रही है। और इस संधि का जो मुख्य केंद्र था वो कौन सा था? सोजत था। और सोजत कहां पर है? पाली में है। और सोजत पाली की क्या मशहूर है? मेहंदी मशहूर है। सोजत पाली की मेहंदी मशहूर है। तो बताओ कौन सी जनजाति अपने हाथों पर मेहंदी के स्थान पर गोबर का लेप लगाती है? बिस्सा जनजाति अपने हाथों पर मेहंदी के स्थान पर गोबर का लेप लगाती है। तो फिर आप ये बताओ कि कौन सी जनजाति की लड़कियां खूबसूरत होती है? पर्सनल एक्सपीरियंस से नहीं बताना है, किताबी नॉलेज से बताओ कि कौन सी जनजाति की लड़कियां खूबसूरत होती हैं। सहरिया जनजाति की लड़कियां सबसे खूबसूरत मानी जाती हैं। और सहरियों का कुंभ सीताबाड़ी 12 के अंदर लगता है, चैत्र की अमावस्या को। आगे देखिएगा, ये जो संधि है वो राव जोधा और कुंभा के मध्य हो रही है। इस संधि के तहत जो है वो मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा का निर्धारण होता है। मेवाड़ मारवाड़ की सीमा का निर्धारण, मेवाड़ मारवाड़ की सीमा का निर्धारण कौन सी संधि के तहत होता है? आवल बावल की संधि के तहत। और साथ में इस संधि के तहत जोधा की पुत्री थी जिसका नाम था श्रृंगार देवी। जोधा की पुत्री का नाम था श्रृंगार देवी, और कुंभा के पुत्र का नाम था रायमल। कुंभा के पुत्र का नाम था रायमल। इस श्रृंगार देवी और रायमल का विवाह कौन सी संधि के तहत होता है? आवल बावल की संधि के तहत। मैंने आपको कल ही बताया था कि भाई जब भी दो पक्षों में संधि होती है तो जो मजबूत पक्ष होता है उसके साथ में कमजोर पक्ष वाले को अपनी बेटी की शादी करनी पड़ती है। इधर कमजोर पक्ष था तो श्रृंगार देवी की शादी किसके साथ में होगी? रायमल के साथ। श्रृंगार देवी ने चित्तौड़ में एक बावड़ी बनवाई थी,
और चित्तौड़ में कौन सी बावड़ी है? गोसुंडी की बावड़ी है। गोसुंडी की बावड़ी कहाँ पर है? चित्तौड़ के अंदर। चित्तौड़ में कौन सी बावड़ी बनी है? तो चित्तौड़ में गोसुंडी की बावड़ी बनी है, जिसका निर्माण श्रृंगार देवी के द्वारा करवाया गया था। गोसुंडी की बावड़ी के यहाँ पर एक शिलालेख लिखा है जिसका नाम है गोसुंडी शिलालेख। गोसुंडी शिलालेख एक शिलालेख है और वो है गोसुंडी शिलालेख, और ये 2री शताब्दी BC का है। भाई आप कहोगे कि सर ये पहले ही आ गया था कि? हाँ बिल्कुल, नामकरण इसका बाद में हुआ था, लेकिन नाम इसका क्या है? गोसुंडी शिलालेख है। जगह कौन सी है? गोसुंडी है। तो गोसुंडी शिलालेख जो है ये 2री शताब्दी BC का है, और इस गोसुंडी शिलालेख से हमें किसकी जानकारी मिलती है? देखो गोसुंडी, सुंडी यानी कि सुंडी, सूंड। सूंड किसके होता है? हाथी के। और हाथी किसको कहते हैं? गज। गज, गज को क्या कहते हैं? हाथी कहते हैं। तो सुंडी यानी कि सुंडी, सूंड किसके होता है? हाथी के होता है। तो इससे हमें गज वंश की जानकारी मिलती है, और गज वंश के एक राजा थे जिनका नाम था सर्वतात, उसकी जानकारी गोसुंडी शिलालेख से मिलती है। एक धर्म आता है जिसका नाम आता है वैष्णव धर्म। वैष्णव धर्म की जानकारी मिलती है। एक यज्ञ है जिसका नाम है अश्वमेघ। इस अश्वमेघ यज्ञ की जानकारी भी कौन से शिलालेख से मिलती है? गोसुंडी शिलालेख से, जो 2री शताब्दी BC का है, जिसकी भाषा कौन सी है? भाषा संस्कृत है। ये फर्स्ट ग्रेड में प्रश्न पूछा गया था। भाषा संस्कृत है, और इसकी लिपि कौन सी है? तो लिपि ब्राह्मी है। भाषा संस्कृत है और लिपि कौन सी है? ब्राह्मी है। तो एक तो गोसुंडी बावड़ी शिलालेख 2री शताब्दी BC का है, और एक तो गोसुंडी शिलालेख और एक गोसुंडी बावड़ी शिलालेख है। और जो गोसुंडी बावड़ी शिलालेख है ये आपका हो जाएगा 1504 का, जिससे हमें अवल बावल की संधि की जानकारी मिलती है। तो ये सब आज हमने जो पढ़ा है महाराणा कुंभा के अंदर अवल बावल की संधि तक हमने पढ़ लिया है, और नेक्स्ट क्लास में हम आगे की बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।